हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेठा और आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नेक्स्ट पार्ट की। शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से, देन आज आगे चलेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है ऐसा कि एक पुली यहां से फिक्स की हुई है इस तरीके से, इस पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से यहाँ पे डाली हुई है। एक ही स्ट्रिंग है एक पुली पे। पुली बोल रखा है दिस इज आइडियल पुली। आइडियल पुली का याद है आपको, फ्रिक्शनलेस और मासलेस माना जाता है। तो जब आइडियल पुली होती है तो जो इसके अराउंड स्ट्रिंग होती है उसमें हर जगह टेंशन सेम होती है। तो ऐसा आपको यहाँ सिस्टम एक दे रखा है और यहाँ पे एक मास ऐसा और आपको दे रखा है। इस तरीके का एक सिस्टम है, ठीक है। दिस इज लेट्स से 5 kg, दिस इज अगेन 5 एंड दिस इज 3 kg। ऐसा एक सिस्टम आपके सामने है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बताइए, अगर ब्लॉक्स को नाम देता हूं ए बी और सी, तो टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी में कितनी है और बी से सी जो कनेक्ट कर रही है उसमें कितनी है। इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी कितनी है आपसे पूछा गया। और साथ में ये भी पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी बताइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या इसमें हमें सबसे पहले देखना चाहिए, सबसे पहले एफबीडी बनाना चाहिए। तो एफबीडी बनाते हैं। आपको पता है कि ये ए है, उसका वेट 5 है। तो अगर ए के लिए एफबीडी बनाते हैं तो नीचे इस पे लगेगा एम जी विच इज 50, 5 इंटू जी। ऊपर इस पे लगेगा टेंशन फोर्स, इसको मैंने बोल दिया T1, जो इस स्ट्रिंग में है वो T1 है और ये स्ट्रिंग में हो जाएगा T2, ठीक है। चल, तो T1 इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है और क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस है तो एक्सेलरेशन भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता ना कि एक्सेलरेशन किस तरफ माना जाए, ऊपर माने या नीचे माने, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी वो सही है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो जो आपने डायरेक्शन मानी वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका आंसर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक तरफ 5 kg है और दूसरी तरफ टोटल 8 kg है। 8 वाला नीचे जाना चाहिए, 5 वाला ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मैं देख के समझ पा रहा हूँ। लेकिन चलो अपन इस बार एक्सेलरेशन उल्टा मान के देखते हैं, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि ये ए जो है ये नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए और ये जो बी है ये ऊपर जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन ए। अच्छा, एक्सेलरेशन सेम क्यों ले लिया मैंने? क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो जितना ए नीचे जाएगा बी को उतना ही ऊपर जाना ही पड़ेगा। जब दोनों की लेंथ ट्रेवल सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम आएगा, ठीक है। और ऐसे ही बी और सी भी आपस में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो मैंने एक्सेलरेशन तीनों का मान लिया इस तरीके से। अब देख लेंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो अपनी जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की मानी गई है वो सही है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो जो डायरेक्शन मानी वो अपोजिट करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इसका एक्सेलरेशन आपने माना नीचे की तरफ, ये इसका एफबीडी हो गया। अगर बी के लिए बात करें, ये हो गई ए की बात। अगर बी के लिए बात करें, इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो बी का जो मास है वो भी 5 kg है, इस पे नीचे mg लगेगा 50, ऊपर इसमें टेंशन लगेगी T1 क्योंकि वो सेम स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है और यहाँ नीचे भी एक स्ट्रिंग है तो नीचे एक टेंशन लगेगी T2, ठीक है। दो तरफ से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दो टेंशन इस पे यूज होनी चाहिए। ऊपर इसका एक्सेलरेशन हो गया। ऐसे सी के लिए अगर बात करें तो इसका जो मास है वो है 3, इस पे नीचे लगेगा 30, ऊपर इस पे T2, क्लियर बात। और इसका एक्सेलरेशन भी किधर माना है आपने? ऊपर की तरफ। अब तीनों एफबीडी अपने पास बने हुए हैं, अपने को यूज करना है F=ma फॉर अलग अलग इन तीनों के लिए। तो सबसे पहले ए के लिए अगर लिखा जाए F=ma, तो अपने बात करी थी जिधर एक्सेलरेशन उस तरफ वाला फोर्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर ए के लिए लिखूंगा तो T1 माइनस 50 लिखूं या 50 माइनस T1 लिखूं? 50 माइनस T1 है ना, क्योंकि आप जिधर एक्सेलरेशन मानते हैं उस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। तो 50 माइनस T1 इक्वल टू ma, m इज 5, एक्सेलरेशन इज a, ठीक है बात। अगर बी के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो क्या लिखी जाएगी? देखो, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ, तो T1 माइनस 50 माइनस T2 इक्वल टू 5a। ये बात भी क्लियर है।
और अगर थर्ड के लिए बात की जाए सी के लिए तो क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर मतलब t2 माइनस 30 इक्वल टू 3 है। अब यहां से आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, t1 t2 और a सॉल्व की जा सकती हैं, पक्की बात। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से t1 को लिखते हैं, t1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5a, ठीक है। और यहां से t2 को लिखते हैं 30 प्लस 3a, और इन दोनों t1 और t2 को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो t1 की जगह डालूंगा 50 माइनस 5a माइनस 50, और माइनस t2 की जगह डालूंगा 30 और 3a, ठीक है। माइनस t2 था तो माइनस 30 माइनस 3a यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 5a। यहाँ से आपकी पूरी इक्वेशन a में मिल गई आपको, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा आंसर, तो देखिए a यहाँ कितना है 5 और 3 8, ये उधर गया तो हो जाएगा 13 है, और इस तरफ बचा ये हो गया 100 एंड 130, तो 130 बाय 13 इक्वल टू a, या a आपके पास आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात, ए आपको मिल गया, एक आंसर आपका क्लियर है। अब आपको टेंशन निकालनी है, जो दो इक्वेशन आपने बनाई थी ये और ये, इन दोनों से आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। t1 आप लिखेंगे 50 माइनस 5a, ए की जगह आपने डाला 10, ये आंसर आया आपका 0। और t2 अगर आप लिखेंगे तो आप आंसर लिखेंगे अपना, अच्छा ये माइनस 100 आ रहा है, सॉरी, फिर देखिए गलती करी ना। एक्सेलरेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो -10 आ रहा है, ध्यान से देखिए, इस तरफ बन रहा है, नहीं 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 मिस्टेक कर दी अपन ने कैलकुलेशन में यहाँ पे, यस ध्यान से देखें, तो ये 50 और -50 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। बचा आपके पास सिर्फ -30, तो -30 इक्वल टू 13a, ये आपका आंसर आ रहा है। तो a आपको आया -30 बाय 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो a आपका आया नेगेटिव में, a नेगेटिव में आया मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल मोशन इनका होगा। तो हम जानते ही हैं, पहले भी हमने बात करी थी कि जिधर वेट ज्यादा है वो नीचे जाएगा, तो ये पूरा सेगमेंट जो है ये नीचे की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन a, और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो ये आपके फाइनल आंसर्स होंगे। एक्सेलरेशन आपको एक बार मिल गया तो आप t1 की वैल्यू निकालेंगे, t1 विल बी 50 माइनस 5a, a की जगह आपने डाला -30 बाय 13, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 150 बाय 13, ये आपका आंसर आएगा t1 के लिए। और t2 अगर देखा जाए तो आएगा 30 प्लस 3 इंटू ए, तो ये जो आपका आंसर आएगा 30 माइनस 90 बाय 13 न्यूटन्स। क्लियर है बात, इस तरीके से आप तीनों आंसर अपने बता सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के मामले में कंफ्यूज नहीं होना है, आप जिधर चाहें उधर एक्सेलरेशन मान लीजिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसका एक्सेलरेशन सेम हो सकता है, उससे आपकी इक्वेशंस बचेंगी, वेरिएबल्स कम होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जहां एक्सेलरेशन आपको लगता है कि कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब एक ही लाइन से या एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम की। वेरिएबल मास सिस्टम क्या है, ये वेरिएबल मास सिस्टम, जब हमने बात करी थी न्यूटन सेकंड लॉ की, तो हमने बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने बोला था। इसको जब सॉल्व किया तो हमने बोला था कि मोमेंटम इज mv, तो d बाई डी टी ऑफ mv ऐसा लिखा था। और जब इसको आगे सॉल्व किया तो हमने पाया कि ये लिखा जाता है m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी से। और जब हमने मास को कांस्टेंट मान लिया था तो हमने बोला था कि dm बाई डी टी मस्ट बी 0, तो f इक्वल टू m dv बाई डी टी एंड dv बाई डी टी इज a, यहाँ से आपको मिला था f इक्वल टू ma। ये आपका बात हुई थी जब मास कांस्टेंट था किसी सिस्टम के लिए। लेकिन इस बार अगर वेरिएबल मास है, जो सिस्टम आपने कंसिडर किया है उसका मास समय के साथ चेंज होता जा रहा है, तो हम कैसे इसमें फोर्स कैलकुलेट करें, या तो कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाए, ये अपना बात है यहाँ पे, या न्यूटन सेकंड लॉ उस पे कैसे अप्लाई होगा।
तो सीधा सा हिसाब है, हमने पहले भी बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये हर जगह वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मास और वेलोसिटी दोनों ही काम में आ रही है। तो बस ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। अभी वेरिएबल मास सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? जैसे एक रॉकेट के केस में, रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है, कैसे ऊपर की तरफ जाता है? जब रॉकेट प्रोपेल करता है तो उसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है, इसकी वजह से इसका कुछ मास है। अब ये जैसे फ्यूल बर्न होता है, गैसेस बाहर निकलती हैं, और उस गैसेस की वजह से ये ऊपर की तरफ इसको एक फोर्स मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात है। गैसेस पीछे की तरफ निकली तो रॉकेट को ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट मिला, एक फोर्स मिला, उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ प्रोपेल किया। पर सोचो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका फ्यूल बर्न होता रहेगा, गैसेस बाहर निकलती रहेगी, तो फ्यूल जैसे जैसे बर्न हो रहा है, क्या इसका मास कम होता जा रहा है लगातार? यस। तो अगर मैं इस रॉकेट को अपना सिस्टम मानता हूं, तो इसके लिए मास इज वेरिएबल, मास कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल मास सिस्टम यूज करना चाहिए। क्लियर है बात? अब इसको कैसे देखा जाता है? तो यहाँ लिखते हैं, लेट्स से ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जा रहा है, ऐसा लिखा गया। तो अगर इसके लिए मुझे फोर्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब क्योंकि इसके लिए v कांस्टेंट है तो dv बाई डी टी इज जीरो हियर, ये टर्म हो जाएगी यहाँ पे जीरो, तो सिर्फ आएगा आपके पास फोर्स इक्वल टू v dm by dt, and this dm by dt is also termed as rate of mass flow, rate of mass flow, ठीक है, या rate of burning of fuel, ये भी आप कह सकते हैं, रेट ऑफ गैस फ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉकेट से जो मास बाहर जा रहा है वो गैसेस के टर्म में बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे dm by dt वो मास है या वो रेट ऑफ मास चेंज है जो यहाँ पे अकर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे एक एक तरीका और बन सकता है वेरिएबल मास क्वेश्चन में, क्या बन सकता है कि आपको एक ऐसा दे दिया, चलिए आपको क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सैंड इज ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, यू नो कन्वेयर बेल्ट जिसपे इस तरीके का बेल्ट होता है, जिसपे जो मोशन में होता है, जिसपे सामान आगे चलता रहता है। कन्वेयर बेल्ट जिसपे आपने एयरपोर्ट पे अगर देखा हो या फैक्ट्रीज में जिसमें लगा होता है सामान, जिसपे रख के वो बेल्ट आगे चलता रहता है, सामान आगे उस पर शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट है और उस पर लगातार सैंड इज ड्रॉप्ड एट अ रेट ऑफ m kg पर सेकंड, m kg पर सेकंड, ये आपको दे दिया रेट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ सैंड। द फोर्स नेसेसरी to keep the belt moving with a constant velocity v मीटर पर सेकंड is, पूछा गया आपसे कि कितना फोर्स इसमें चाहिएगा इस बेल्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव करने के लिए। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ अगर इसको मूव करना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब फोर्स क्यों चाहिएगा? अगर इसका मास सेम रहता और सब कुछ स्मूथ सरफेसेस हैं तो ये लगातार चलता रहता कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि आप इस पे सैंड लगातार ड्रॉप कर रहे हो m kg पर सेकंड के हिसाब से, तो इसका मास लगातार बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता है तो इनर्शिया बढ़ता है, इसलिए इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो इसे आगे खींच सके, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चला सके। ठीक है, तो कितना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें पता है फोर्स अगर देखा जाए तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, और अभी हमने देखा था कि इसको लिखा जा सकता है m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म तो हो गई जीरो, बचा आपके पास फोर्स इक्वल टू v dm बाई dt ओनली। अब यहाँ पे dm बाई dt क्या है? रेट ऑफ मास फ्लो। तो सैंड इस पे जो आ रही है वो कितना मास कितनी देर में आ रहा है ये पूछा गया, और आपको गिवन है m kg पर सेकंड। तो dm बाई dt की जो यूनिट है वो क्या हो जाएंगी? kg पर सेकंड, ऐसा यूनिट में ऐसा लिख सकते हैं, या अगर इसका डायमेंशन देखो तो क्या हो जाएगा? मास t माइनस वन। ठीक है, ऐसा। तो जो भी आपको इस टाइप की यूनिट दे रखी है वो बेसिकली आपको dm बाई dt गिवन है, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं v into m is the force required to keep this moving at a constant velocity v।
ठीक है बात, पक्की बात है। चलिए, इसी तरीके से आपसे एक रॉकेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉकेट के केस में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एक रॉकेट है, उसमें जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी जो रेट है या जो गैस के एग्जॉस्ट की रेट है वो आपको दे रखी है mkg/सेकंड। ठीक है, और अगर ये रॉकेट v वेलोसिटी से लगातार चल रहा है तो पूछा गया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट क्या होता है? जो फोर्स इस पे लग रहा है। थ्रस्ट इज बेसिकली फोर्स जो इस पे लग रहा है। तो फोर्स कितना लगेगा? अभी हमने बात करी, बिल्कुल वैसा ही। फोर्स विल बी dm/dt इंटू v dm/dt, क्योंकि v तो कांस्टेंट है तो dv/dt वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, बस यही टर्म बचेगी। तो फोर्स आपको मिलेगा v इंटू m। kg/सेकंड है तो सीधा सीधा dm/dt की जगह m लिखा जा सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनिट्स का हमेशा। जैसे क्वेश्चन में कई बार आपको देते हैं kg/मिनट, तो kg/मिनट को वेलोसिटी अगर आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है तो आपको मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा kg/60 सेकंड, ऐसा आप इसको लिखेंगे फिर। ठीक है, तो यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, ताकि क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं इस पे। dm/dt सीधा गिवन होता है, v गिवन होता है, फोर्स पूछा जाता है, या फोर्स गिवन है तो v पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जब हमने मोशन पढ़ना शुरू किया था तो हमने बात की थी रेफरेंस फ्रेम की, जब हमने बोला था कि भाई जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या मोशन है, ये सारी चीजें रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। कैसे? जैसे हमने बोला था कि आप अपनी कार में बैठे हैं अपने दोस्त के साथ और कार चल रही है, सड़क किनारे आपका एक दूसरा दोस्त खड़ा है, उसने देखा कि आप दोनों कार में बैठे हुए हैं और कार के साथ आपका भी मोशन है ना, आप भी मूव कर रहे हैं कार के साथ साथ, तो उसके रेफरेंस में तो आपका मोशन हो रहा है। पर जब आप कार में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो आपको स्टेशनरी दिख रहा है और वो आपको भी स्टेशनरी देख रहा है। तो मतलब जो मोशन है वो हमेशा रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन किया गया फॉर दी एनएलएम पर्पस। हमें मोशन को एनालिसिस करने के लिए रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करना पड़ा। और डिफाइन कैसे किया? तो रेफरेंस फ्रेम दो तरीके की होती हैं, एक होती है इनर्शियल, दूसरी होती है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? जो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही हो, ऐसी रेफरेंस फ्रेम को बोलते हैं इनिशियल रेफरेंस फ्रेम। तो इसका मतलब ये कि जो बंदा सड़क किनारे खड़ा था जो आपको देख रहा था, तो ग्राउंड को हम रेस्ट पे मानते हैं, तो वो रेस्ट पे था। अगर वो रेस्ट पे था तो वो जब देख रहा है तो वो फ्रेम कहलाएगी इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है बात? या फिर वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल भी रहा हो, तो लेट्स से वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है विद पर सेकंड, और तब वो आपको देखता कार में बैठे हुए आप जा रहे हैं ऐसा, तब भी हम इस रेफरेंस फ्रेम को कहते हैं इनिशियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन ऐसी रेफरेंस फ्रेम जिसका कोई एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम अगर कोई है, तो ऐसी रेफरेंस फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो जैसे आप बोलेंगे कि भाई आप जिस कार में बैठे हैं उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और अब आप कार में बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस बार आपकी रेफरेंस फ्रेम क्या है? भाई कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार के अंदर बैठे हैं और कार जो है वो एक्सेलरेटेड है, मतलब वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। या फिर जो बाहर बंदा खड़ा है वो अगर भाग रहा होता, अपनी स्पीड लगातार बढ़ा रहा होता विद 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और तब वो आपको देखता, तो आप कहते हैं कि भाई वो जो देख रहा है मुझे वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। क्लियर है बात? तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंस क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात ये कि जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए काम आते हैं, वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए काम आते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको अगर हमें समझना है तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं।
और वो चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस होते हैं एक सूडो फोर्स। सूडो क्या होता है? सूडो मतलब एक इमेजिनरी फोर्स जो एक्चुअली वहां है नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन किया गया, एक सोचा गया फोर्स। सूडो फोर्स हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो ये सूडो फोर्स क्या है भाई? तो सूडो फोर्स का सीधा सीधा हिसाब है कि जो आपका रेफरेंस फ्रेम है उसका जो भी एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है सूडो फोर्स। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आप इस कार में बैठे हुए हैं और ये कार जो है चल रही है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है ग्राउंड पे। ओके, आप कार में चलते हुए इस बंदे को देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बंदे पे कितना फोर्स लगा हुआ है? कोई फोर्स इस पे नहीं, पक्की बात। लेकिन क्योंकि आप इनर्शियल नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, आप एक्सेलरेटेड कार में बैठ कर देख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब इसके लिए आप रेफरेंस, इसके लिए जब आप एफबीडी बनाएंगे तो आप एक सूडो फोर्स भी इस पे अप्लाई करेंगे। या ऐसे ऐसा मानते हैं, चलिए अपन इसको वेरिएबल्स की टर्म में डील करते हैं। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है ए नॉट इस डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी अभी है वो है वी नॉट इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी है वी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा अभी सब कुछ है। अगर मुझे लिखना है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, अगर मुझे लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार एट दिस पोजीशन कितनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? v माइनस वी नॉट। रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसकी वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, तो v माइनस वी नॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार। ओके, अच्छा मुझे अगर मोमेंटम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मोमेंटम ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये क्या लिखा जाएगा? तो मास इनटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार व्हिच इज v माइनस वी नॉट। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो अपने को मिलेगा फोर्स। फोर्स का मिलेगा dp बाई dt इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो m कांस्टेंट है, इधर मिलेगा dv बाई dt माइनस dv नॉट बाई dt, ये मिला। अब ध्यान से अगर देखें तो फोर्स जो आपको नेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? m dv बाई dt माइनस m dv नॉट बाई dt। dv नॉट बाई dt इज नथिंग बट इसका एक्सेलरेशन, सो a नॉट, ये मिला आपको। तो ध्यान से देखें तो नेट फोर्स जो अपने को मिला इस पर्सन पे वो सिर्फ इसके वेलोसिटी की चेंजेस की वजह से नहीं है। देखो m dv बाई dt अगर सिर्फ होता तो मैं कहता कि ये सिर्फ ma जो इसका एक्सेलरेशन है उसके हिसाब से आता, लेकिन यहाँ पे जो इस पे नेट फोर्स आ रहा है वो एक नई टर्म के साथ आ रहा है विच इज माइनस एम ए नॉट। और वो क्या है? वो उस कार के एक्सेलरेशन की वजह से आया, देख पा रहे हैं? तो हमने विद रिस्पेक्ट टू कार बोला, विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब कार में से अगर पर्सन इसको देख रहा है तो कार एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि उसका एक एक्सेलरेशन है। और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आती है विच इज माइनस एम ए नॉट, जो कि कहलाता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों कहा इसे भाई? फोर्स क्यों कहा? पहली बात तो क्योंकि ये फोर्स के टर्म में आ रहा है, एम डीवी बाई डी टी के साथ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहली बात तो ये फोर्स होगा क्योंकि सेम क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और सूडो फोर्स क्यों? क्योंकि एक्चुअली किसी इंटरेक्शन की वजह से नहीं है, पार्टिकल ने किसी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाया, ये कैलकुलेशन की वजह से आया, रेफरेंस फ्रेम की वजह से आया, तो इसलिए हमने उसको बोला सूडो फोर्स। और क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है, इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर भी नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि जितना आप माइनस एम एन नॉट इस पे लगाएंगे उतना उस पर भी लगा देंगे, ऐसा नहीं। एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है क्योंकि ये सूडो फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? जब भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की बात हो, जैसे आप एक लिफ्ट में खड़े हुए हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए आपका वेट कितना हो जाएगा, अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, या अंदर कोई एक कॉइन रखा है तो उस पर कितना नेट फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स कितना होगा, ये सारी बातें। तो जब भी ऐसा कोई रेफरेंस फ्रेम है जो खुद एक्सेलरेटेड है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाता है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सूडो फोर्स
कैसे लिखा जाता है? जो भी रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसे आप अपोजिट डायरेक्शन में देंगे विद मल्टीप्लाइंग बाय मास उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है? ये उसका आएगा नेट फोर्स। इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से एक दो। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा कह रहा है कि एक कंटेनर है ऐसा, ठीक है? इस कंटेनर में एक स्ट्रिंग से एक मास इस तरीके से लटका हुआ है, जिसे पेंडुलम कह सकते हैं। एक पेंडुलम इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है? पेंडुलम का मास m दे रखा है और ये ऐसा है। बोला गया कि कंटेनर ने अब चलना शुरू किया और उसका एक्सेलरेशन जो है वो आगे की तरफ है। एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ a, ठीक है? तो पूछा गया, बताइए जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी? टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है, ठीक है? तो जब कंटेनर नहीं चल रहा था तब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी क्या होगा? ऊपर टेंशन फोर्स, नीचे mg, सीधा सीधा टेंशन इक्वल टू mg है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब कंटेनर एक्सेलरेटेड नहीं था तब। अब जब कंटेनर एक्सेलरेटेड है, अब मुझे इसमें अगर टेंशन फोर्स निकालना है तो मुझे पता है कि कंटेनर के अंदर ये पार्टिकल है, आप इसके अंदर खड़े होकर देख रहे हैं। तो आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़े हैं, और जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप खड़े होते हैं तो आपको एक सूडो फोर्स भी अप्लाई करना चाहिए। और जैसे आप सूडो फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे तो किस तरफ अप्लाई करेंगे? जिधर कंटेनर का एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्सेस अब लगेंगे, नीचे mg अभी भी लग रहा है, एक सूडो फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विच इज ma। मास इस ऑब्जेक्ट का लेना है, एक्सेलरेशन कंटेनर का लेना है, और एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको फोर्स देना है। दिस इज सूडो फोर्स, ठीक है? और हम जानते भी हैं कि ये अपनी इस एक्चुअल पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें जो टेंशन आएगी वो टेंशन अब इस तरफ से आएगी, ठीक है? और ये टेंशन फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि इन दोनों का जो भी नेट फोर्स आएगा यहाँ पे उतना ही टेंशन होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। फिर नेट फोर्स जीरो करना है, मतलब ma और mg का जो भी यहाँ से रिजल्टेंट आएगा वो टेंशन के बराबर होगा, तो दोनों फोर्स मिलके जीरो हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगा। तब अगर मैं टेंशन बताऊं तो इसकी टेंशन फोर्स जो आएगी वो आएगी रूट ओवर mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। m कॉमन अगर ले लें तो आता है m रूट ओवर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस विल बी द न्यू टेंशन फोर्स हियर। और ये ऑब्वियसली पुरानी टेंशन से ज्यादा है, उसको अगर मैं टी नॉट बोलता हूं जब ये एक्सेलरेटेड नहीं था तो ये इससे ज्यादा है। तो ये टेंशन इंक्रीज हुई। टेंशन इंक्रीज किस वजह से हुई? इस कंटेनर के मोशन की वजह से। जो एक्सेलरेशन कंटेनर का था उसकी वजह से एक सूडो फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगा और उसकी वजह से इसमें टेंशन ये आई। प्रैक्टिकली भी आप ये देखते ही हैं कि अगर आपकी कार में लेट्स से कोई आपने टॉय आगे लटका रखा है, ठीक है? तो जैसे ही गाड़ी चलेगी वो पीछे की तरफ थोड़ा सा झूलता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसका रीजन है, ये सूडो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। क्लियर है बात? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोला गया होता कि इसका जो मास है वो 10 kg है, जो पेंडुलम का ब्लॉक का मास है वो 10 kg है, जी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे बोला गया कि अगर इस स्ट्रिंग की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 120 न्यूटन्स, ऐसा बोला गया। ये क्या होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? 120 न्यूटन्स। न्यूटन से मतलब फोर्स होगा कोई ना कोई, और स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। तो ये बोला गया कि ये जो स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन फोर्स ले सकती है वो है 120 न्यूटन्स के बराबर। इससे ज्यादा अगर इसमें टेंशन डेवलप हुई तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। क्लियर है बात? तो आपसे पूछा गया कि अगर दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, व्हाट कैन बी या व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन of the this container, what is the maximum acceleration of the container possible, ये आपसे पूछा गया। ये कंटेनर मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है
अगर ये स्ट्रिंग नहीं टूटे। कंडीशन क्या है? ये स्ट्रिंग नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है? m√g² प्लस a²। अभी हमने इसको देखा। और अगर ये नहीं टूटनी चाहिए, मतलब ये जो टेंशन इसमें डेवलप हुई, ये इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। सो दिस T जो डेवलप हुई मस्ट बी लेस देन T मैक्सिमम, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम टेंशन फोर्स से कम होना चाहिए। इसका मतलब m√g² प्लस a² मस्ट बी लेस देन T मैक्स। T मैक्स आपको दे रखा है 120 न्यूटन। सबकी वैल्यूज रखते हैं, तो m दे रखा है 10√10² प्लस a² मस्ट बी लेस देन 120। ठीक है, अगर स्क्वायर करें तो ये देखिए 10 से 120, 0 0 कैंसिल, इधर स्क्वायर हो गया तो ये गया 10² प्लस a² मस्ट बी लेस देन 144। 12² इज 144। तो यहां से आपको मिलता है a² शुड बी लेस देन 44, या a should be less than √44 या 2√11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2√11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैन बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके साथ कंटेनर चल सकता है, सच दैट कि वो स्ट्रिंग ना टूटे। क्लियर है बात? तो आई गेस आपको सूडो फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। दो रेफरेंस फ्रेम होती हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल जो कि रेस्ट पे कही जाएगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती हो, उसे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। दूसरी रेफरेंस फ्रेम होती है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है। इसमें न्यूटन्स लॉ डायरेक्ट वैलिड नहीं होते। अगर उसको हमें यूज करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। सूडो फोर्स क्या है? एक इमेजनरी या फिक्टिशियस फोर्स है जो कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसका कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता। ये कब यूज किया जाता है? जब रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड हो या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो। कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है -ma। माइनस इसीलिए क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और m किसका? जो ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन किसका? रेफरेंस फ्रेम का। क्लियर है बात? जैसे आपने यहाँ पेंडुलम के केस में लगाया, तो आपने एक्सेलरेशन लिया कंटेनर का, जबकि मास लिया पेंडुलम का, और लगाया एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में ma। ठीक है बात? तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर है सारी बातें। रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब इसको यूज कैसे करें? देखिए, आपसे पूछा गया कि एक लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा है ऑन अ वेइंग मशीन। ठीक है, दिस इज अ वेइंग मशीन। पर्सन का मास है m। ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है विद एन एक्सेलरेशन a। ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। अब देखो यहाँ पे पहले तो दो तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात ये कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन दो अलग अलग बातें हैं। मोशन का डायरेक्शन इज वेलोसिटी का डायरेक्शन, ना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लिफ्ट इज गोइंग अप एंड एक्सेलरेटिंग एंड एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, ऐसा लिखा गया। ठीक है, या आप ऐसा ऐसा लिखिए, लिफ्ट इज गोइंग अप एंड स्पीडिंग, ऊपर जा रही है और इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, ऐसा लिखा गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। लिफ्ट इज गोइंग अप मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, और स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड तब बढ़ती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो एक्सेलरेशन भी इसका ऊपर की तरफ है। पर सोचो अगर ये लिखा होता कि लिफ्ट इज गोइंग अप एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती? लिफ्ट इज गोइंग अप मतलब वेलोसिटी तो अभी भी ऊपर की तरफ है, लेकिन स्पीड डिक्रीज कर रही है। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो, वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में। तो ध्यान रखिएगा, लिफ्ट का मोशन और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दो अलग अलग बातें हैं। हमें सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के हिसाब से लगाना होता है, ना कि मोशन के हिसाब से। ऐसे अगर आपसे बोला गया होता कि लिफ्ट इज गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप,
स्पीडिंग अप मतलब स्पीड इसकी बढ़ रही है। तो नीचे की तरफ जाते हुए अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इसका नीचे की तरफ है। और ये अगर आपसे बोला गया होता है कि लिफ्ट इज गोइंग अप, सॉरी गोइंग डाउन एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो इसका एक्सेलरेशन आप किधर बोलते हैं? वेलोसिटी नीचे की तरफ और स्पीड डिक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, सूडो फोर्स लगाते समय हमें हमेशा एक्सेलरेशन देखना होता है, ना कि मोशन देखना होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें चाहिए। क्लियर है बात है? लिफ्ट के क्वेश्चंस में अक्सर यही आप गलती करते हैं कि आप एक्सेलरेशन को डायरेक्शन में अलग ले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर से क्वेश्चन पे अपना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी है, वेइंग मशीन पे एक पर्सन खड़ा है जिसका मास m है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a। ठीक है, पूछा गया आपसे बताइए अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन। भाई अपेरेंट वेट क्या है? भाई वेट तो समझ में आता है, वेट होता है mg के बराबर। व्हाट इज अपेरेंट वेट? अपेरेंट वेट वो फील है जो हमें खुद को फील होता है कि हम हल्के हो गए, हम भारी हो गए, वो फील इज कॉल्ड एज अपेरेंट वेट। अब ऐसा क्यों फील होता है? तो बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप कभी अगर झूले में बैठे हैं या रोलर कोस्टर में अगर बैठे हैं तो आपने फील किया होगा कि जैसे जैसे रोलर कोस्टर नीचे आता है ना स्पीड से, आप अपने आप को सीट से उठा हुआ महसूस करते हैं, आप अपने आप को लाइट वेट महसूस करते हैं। और वही रोलर कोस्टर जब ऊपर जा रहा होता है तो आपको बहुत भारी फील होता है, बहुत हैवी फील होता है। ऐसा क्यों? तो वो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है सूडो फोर्स का। फिर से देखिए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों? क्योंकि इस बार आप एक एक्सेलरेटेड लिफ्ट में है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, और जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप होते हैं तो एक सूडो फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। तो अगर मैं इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? इस पे अपना mg नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है इस पे एक सूडो फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा विच इज ma। क्लियर है बात? अब अगर मैं इसको मानता हूं कि ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी क्यों मान रहा हूं? भाई आप जब रेफरेंस फ्रेम ले रहे हो तो लिफ्ट की रेफरेंस फ्रेम ले रहे हो, मतलब आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो कैसे देख रहे हो, आप यहाँ खड़े हो और इस पर्सन को देख रहे हो। तो जब आप लिफ्ट के अंदर खड़े होकर इस पर्सन को देख रहे हो तो क्या ये पर्सन कहीं मूव होता हुआ दिखेगा आपको? नहीं, पर्सन स्टेशनरी दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे जैसे मैं नेट फोर्स जीरो करता हूँ मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिलता है mg plus ma। And this normal reaction is apparent weight of this person, which is original weight plus ma, actual weight plus ma। तो apparent weight जो इसका है वो यहाँ पे इसको ज्यादा फील होगा प्लस ma से। तो जो आप सोचते हैं कि फाइटर प्लेन में जो पायलट्स होते हैं उड़ाते हैं, वो जब ऊपर चल रहे होते हैं उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, उनका एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार उनका एक्सेलरेशन 5G 4G तक एक्स्ट्रा हो जाता है, 5G 7G तक भी एक्सेलरेशन उनका होता है। मतलब जनरली जी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 4 टाइम्स जी 5 टाइम्स जी तक भी परफॉर्म करते हैं वहां पे। तो सोचिए उन पे कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। हम mg की वजह से यहाँ पे हैं, वो 4 टाइम्स mg फोर्स नीचे की तरफ फील करते हैं। इसलिए उनकी ट्रेनिंग जो इस तरीके की होती है कि वो कई बार फेंट हो जाते हैं, उनके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाता है। तो वो किस वजह से हो रहा है? उनके प्लेन के एक्सेलरेशन की वजह से। जो प्लेन का एक्सेलरेशन है वो एक सूडो फोर्स जब उन पे लगता है तो इतना फोर्स टोटल अपेरेंट वेट उनका इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो अपेरेंट वेट की और कंडीशंस अगर देखें तो जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ चल रही है विद एक्सेलरेशन a, और वही एक विंग मशीन पे एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरीके से। पूछा गया इस बंदे का अपेरेंट वेट बताइए, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस बार अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका अपना mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, और सूडो फोर्स की वजह से अगर फोर्स देखा जाए तो वो भी ऊपर की तरफ लगेगा इस बार, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे सूडो फोर्स ऊपर। तब इसका अगर नेट फोर्स देखें तो लिखा जाएगा n plus ma इक्वल टू mg
n यहाँ से आपको मिलेगा mg माइनस ma, n इज नथिंग बट अपरेंट वेट, वो हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस ma। तो जब लिफ्ट नीचे आ रही है, सॉरी लिफ्ट का जब एक्सेलरेशन नीचे है, लिफ्ट किधर भी जा रही है उससे हमें मतलब नहीं, लिफ्ट का जब एक्सेलरेशन नीचे है तो उसका अपरेंट वेट उसका एक्चुअल वेट से कम होगा, वो अपने आप को हल्का फील करेगा। ठीक है बात? अच्छा ये नॉर्मल को हमने सीधा सीधा अपरेंट वेट क्यों ले लिया यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स को अपरेंट वेट के बराबर क्यों लिखा? क्योंकि वेइंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि वेइंग मशीन पे जब आप खड़े हैं तो भाई ये आप पे नॉर्मल लगाएगी और आप इस पे नॉर्मल लगाएंगे, तो ये इस नॉर्मल को रीड करती है बेसिकली, ये इस नॉर्मल को रीड करती है और नॉर्मल को रीड करने के बाद अपने को ये रीडिंग प्रोवाइड करती है। तो वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट है नॉर्मल को रीड करना, इसलिए हमने सीधा सीधा यहाँ पे नॉर्मल को अपरेंट वेट के इक्वल किया। तो अब ये मत सोचना कि जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो उसमें 70 लिखा आ रहा है तो 70 मतलब वो तो वेट है, तो वेट 70 है मतलब मेरा मास तो 7 kg है, ऐसा नहीं, आपका मास 70 ही है। वो जो कैलिब्रेशन ऐसा किया हुआ है कि वो रीड एक्चुअली कर रही है 700 न्यूटन्स और उसको जी से डिवाइड करके आपको मास दिखा रही है, तो आपको आ रहा है 70। क्लियर है बात? तो ऐसा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि 70 रीडिंग है मतलब 7 kg मास है, वो ऑलरेडी मशीन में कैलिब्रेशन है ऐसा। तो वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट वो नॉर्मल को रीड करती है, नॉर्मल को रीड करके हमें जब भी अपरेंट वेट की बात होगी तो हमें एक्चुअली नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल कैसे फाइंड करना है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, जो रेफरेंस फ्रेम है या जो कंटेनर वो एक्सेलरेटेड है, तो हमें सूडो फोर्स यूज करना है, सूडो फोर्स यूज करके हम आराम से यहाँ पे चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बात? चलिए, अच्छा यही अगर सोचिए कि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी हो जाता नीचे की तरफ, ठीक है, इस बार वेइंग मशीन वही, बंदा खड़ा हुआ है वही एम मास का, और इस बार आपसे पूछा गया अपेरेंट वेट बताइए इसका कितना होगा। इस बार जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो नीचे जी के बराबर है। जी का एक्सेलरेशन कब होता है? जब फ्री फॉल होता है ना? हमने अभी जब फर्स्ट मोशन इन 1D मोशन इन 2D की बात करी थी तो फ्री फॉल मोशन की बात करी थी, और फ्री फॉल के बारे में हमने ये बोला था कि जब एक्सेलरेशन जी हो, सिर्फ अर्थ उस पर फोर्स लगा रही हो और कोई फोर्स उस पर ना हो, तो अगर फ्री फॉल मोशन है लिफ्ट का, तो आपसे पूछा गया कि इसका अपरेंट वेट बताइए, तो बताओ जल्दी से क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका अपना एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, सूडो फोर्स का जो एम ए है वो भी इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, और इस बार ए की वैल्यू जी के बराबर है तो इस पे एम जी ऊपर की तरफ लग रहा है ना? ये तो सूडो फोर्स है। तो क्या हो जाएगा इस बार? एन प्लस एम जी इक्वल टू एम जी, यहाँ से आपको मिला एन इक्वल टू 0, मतलब अपेरेंट वेट जो मिला वो मिला 0। इसी को कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। कोई आपको वेट अपना फील ही नहीं हो रहा, इसी को बोलेंगे वेटलेसनेस की कंडीशन। तो ऐसा है कि जब आप ऊपर से जंप करो, फ्री फॉल मोशन में है, तो फ्री फॉल मोशन के टाइम पे आपको कोई वेट फील नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सेम एक्सेलरेशन से चल रहा होता है नीचे की तरफ। आप भी जी से नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट भी जी से नीचे जा रही है, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं रहता, कहीं कोई फोर्स नहीं रहता। इसे बोलते हैं आप वेटलेसनेस की कंडीशन। तो जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, या फिर एक मान लीजिए कि जैसे आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं लगातार, तो वो भी वेटलेसनेस की कंडीशन में है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई ये अर्थ है अगर, और इसके आसपास ये आईएसएस घूम रहा है, इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं उन पे एक फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ एमजी के बराबर। क्लियर है बात? और उनका एक एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ होता है, हमने सर्कुलर मोशन में बात करी थी कि हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी इनका अंदर की तरफ है, विच इज आल्सो इक्वल टू जी। तो सोचिए कि जो अंदर एस्ट्रोनॉट बैठा है उस पर क्या फोर्स लगेगा, उस पर एक एमजी अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, दूसरा सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन है जी अंदर की तरफ, उसकी वजह से उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ एमजी। ऐसा नॉर्मल अगर आप बात करें तो नॉर्मल भी ऊपर की तरफ पे लगेगा, नॉर्मल यहाँ से कितना आएगा अगेन 0। तो इस वजह से वो वहां पे वेटलेसनेस की कंडीशन फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईएसएस अपने अर्थ से बहुत दूर है,
मुश्किल से 300-400 किलोमीटर की हाइट पे वो है, और इतने पे जी एक्ट करता है, ग्रेविटी खत्म नहीं होती, फिर भी वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है। उसका रीजन है ये, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में एक हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन है अंदर वो भी जी के बराबर है। अर्थ भी उसे, एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ एमजी से खींच रही है। तो सूडो फोर्स मिला के अगर देखा जाए तो नेट नॉर्मल फोर्स उस पर आता है 0, इसलिए उसका अपरेंट वेट भी हो जाता है 0, और वो वेटलेसनेस की कंडीशन फील करते हैं। तो जब ये सब फ्री फॉल मोशन होगा या सैटेलाइट वाला ये मोशन होगा तो कंडीशन कैसी होगी? वेटलेसनेस वाली होगी। क्लियर है सारी बातें? तो आई गेस आपको अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपरेंट वेट में एक्सेलरेशन देखना है, लिफ्ट का मोशन नहीं। लिफ्ट किधर जा रही है आ रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिफ्ट का एक्सेलरेशन किस तरफ है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपको पक्की बात? अब अगर सर्कुलर मोशन की बात कर ही रहे हैं तो कुछ बातें और कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में अगर ऐसा देखें कि भाई इस बार मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है? वर्टिकल सर्कल है ये, और आपने एक मास को घुमाना शुरू किया, ठीक है? एक स्ट्रिंग बांध के, मास है m, स्ट्रिंग में टेंशन होगी T, ठीक है? और वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या फर्क पड़ता है कि इस बार mg का भी रोल आएगा। जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था तो mg जो था वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता था, लेकिन इस बार mg वर्टिकल सर्कल में है तो mg भी इस पे हर जगह एक्ट करेगा। तो जब भी ये अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे होगा, लेट्स से कभी ये यहाँ पे है तो mg इस तरफ नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जब यहाँ पे है तो mg इधर नीचे एक्ट कर रहा है, जब यहाँ पे है तो mg इस तरफ एक्ट करेगा। हर पोजीशन पे जब ये रहेगा इस पे mg भी एक्ट करेगा और इसकी स्ट्रिंग की टेंशन भी एक्ट करेगी। तो हर समय इस पे दो फोर्सेस होंगे। क्लियर है बात? इस तरीके से। और यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि इस पे कभी भी फोर्सेस सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि mg और टेंशन के वेरिएबल्स, मतलब ये हमेशा चेंज हो रही है, तो इसमें टेंशन जो है वो लगातार चेंज होती रहती है इस तरीके से, क्योंकि mg और इसका जो मोशन है, इसका डायरेक्शन लगातार, या इनके बीच का एंगल लगातार चेंज होता रहता है, तो टेंशन भी यहाँ पे लगातार चेंज होती है। तो आपसे यही पूछा गया कि बताइए जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन पे है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सच दैट ये सर्कुलर मोशन करता रहे? ठीक है, क्वेश्चन मैं अब लिख लेता हूं आपके सामने। एट द टॉप व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड of the object such that it remains in circular motion? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। रिमेन्स इन सर्कुलर मोशन मतलब आप खुद सोचो कि आपने हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ी, या ईयरफोन आपके पास है आप उसको कर सकते हैं। आपने हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ी और उसे ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू किया। इस बार जो सर्कल बन रहा है आपके सामने, ऊपर से नीचे आता हुआ ऐसा सर्कल बन रहा है। हमने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, उसको आप ऐसे टेबल पे घुमा के देख सकते हैं, वैसा वो सर्कल था। इस बार ये ऊपर से नीचे तक जा रहा है, ऐसा सर्कल है, ठीक है? जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज देके घुमाना ट्राई कीजिए। एक बार स्पीड से घुमाइए, एक बार कम स्पीड से, एक बार और कम स्पीड से, ऐसे ट्राई कीजिए। तो जैसे आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद जैसे आप इसको घुमाएंगे और कम स्पीड पे, तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये बीच में से ही गिर जाएगा, है ना? जो मास है लास्ट वाला, वो पूरे सर्कल पे ना घूम के, जैसे मान लीजिए ऊपर तक पहुंचा और ऊपर से सीधा नीचे गिर गया, सर्कल कंप्लीट नहीं किया, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अब अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके पास सफिशिएंट है तो वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा, लेकिन अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया कि उसकी ऊपर स्पीड कितनी होनी चाहिए मिनिमम, सच दैट वो सर्कुलर मोशन करता रहे।
तो ऊपर की बात हो रही है तो अपन ये स्ट्रिंग बना लेते हैं, ये इसका सेंटर है और ये इसका एक सर्कुलर पाथ है जिसपे ये घूम रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ आपको एल दे रखी है, या रेडियस आप आर ले लीजिए, जो भी आपको लेना है आर ले लीजिए आप रेडियस। ठीक है, ओके। मास m दे रखा है और ये स्पीड आपसे पूछी है v। ठीक बात है, चलिए इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, हमने पढ़ा था mv²/r के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है। और कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे अब दो फोर्सेस हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकते हैं। एक तो टेंशन, इस पे दो फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे हैं, एक टेंशन, दूसरा इसका अपना वेट mg। ये दो फोर्सेस इस पे नीचे की तरफ लग रहे हैं। अब इन दो फोर्सेस को मिला के अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स बनाना है। पर आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड। तो जब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो इस दो फोर्स में से हम किसको जीरो कर सकते हैं, टेंशन को जीरो कर सकते हैं, क्योंकि mg तो हमेशा लगने वाला है, टेंशन अपने हाथ में है। तो अगर मैं टेंशन जीरो कर देता हूं, मैं मानता हूं कि टेंशन बिल्कुल एकदम जीरो है, सच दैट कि ये सिर्फ वहां से निकल जाए, अपने पाथ पे आगे बढ़ जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, फिर mg प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं इसलिए। तो हमने टेंशन को माना जीरो और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने रेस्पॉन्सिबल माना mg को। तो मैं बराबर करता हूँ mg इक्वल टू v²/r, यहाँ से मुझे v मिलता है √gr, एंड दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो उसके पास उस टॉप पॉइंट पे होना चाहिए, सच दैट वो अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सके। अगर वेलोसिटी इससे कम है, √gr से कम है, तो वो अपने पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो इस तरीके से यहाँ पे कहीं गिर जाएगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी ऊपर जीरो हो गई तो, वेलोसिटी ऊपर जस्ट जीरो हो गई तो, मान लो यहाँ वेलोसिटी आके जीरो हो गई, तो नीचे तो इस पे mg फोर्स हमेशा लग ही रहा है, ये तुरंत यहाँ तक आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, फिर ऐसे गिर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा उसके पास ऊपर कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, सच दैट वो अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सके, और वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, √gr के बराबर। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फोर्स है, टेंशन भी यहाँ पे काम आ जाएगा। भाई वेलोसिटी मान लीजिए है 2 टाइम्स √gr, तो पूछा गया बताइए टेंशन फोर्स कितना है, तो इस बार वेलोसिटी आपको पता है 2 टाइम्स √gr, हमें पता है कि इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है होता है mv²/r के बराबर, यहाँ रखते हैं तो v हो जाएगा आपका, v² हो जाएगा 4 टाइम्स gr/r, तो ये आ गया 4mg के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, नीचे mg लग रहा है और नीचे की तरफ टेंशन भी इस पे लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, 4mg, कौन दे रहे हैं, ये दोनों मिलके दे रहे हैं, तो टेंशन कितना आ गया, 3mg के बराबर आ गया। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है और स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है, टूटेगी नहीं, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई खास बात उसमें नहीं है। यहाँ पे टेंशन 3mg के बराबर लग रही है, लेकिन मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √gr, अगर इससे भी कम चली गई तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है बात, स्ट्रिंग है तो टेंशन आप दे सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर ऐसा केस होता कि एक हेमिस्फीयर यहाँ पे ऐसे उल्टा रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने एक पार्टिकल रख दिया और पूछा गया कि इसके लिए वेलोसिटी कितनी हो, सच दैट ये जो है इस सर्कुलर मोशन में ना आए, मतलब स्लाइड ना करे, डायरेक्ट यहाँ से गिर जाए ऐसे। भाई एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप इसको हल्की वैसी वेलोसिटी दो तो ये इस पे आके ऐसा स्लाइड करता 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 फाइनली यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा हो सकता है एक तरीका। तो दूसरा आपसे पूछा गया कि मिनिमम वेलोसिटी इसको मैं कितनी दूं सच दैट ये स्लाइड ना करे, ये सीधा बाहर गिर जाए, ये इस पे स्लाइड ना करे। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए, स्लाइड ना करे मतलब ये सर्कुलर मोशन में ना रहे, और सर्कुलर मोशन में अगर नहीं रहना है तो सीधा सा हिसाब है कि हम अगर इसको √gr से ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो ये इससे बाहर की तरफ चले जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है नहीं। पिछले केस में वहां पे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में टेंशन था, तो उसने उसको सर्कुलर मोशन में बांध के रखा हुआ था। तो यहाँ तो ऐसा कोई फोर्स है नहीं जो इसको सर्कुलर मोशन में बांध के रखे, इस पे स्लाइड कराता रहे। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी √gr से आपने ज्यादा दे दी तो ये सीधा सीधा बाहर की तरफ चला जाएगा, ये इस पे स्लाइड नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सर्कुलर मोशन और फोर्स से रिलेटेड भी बनते हैं। क्लियर है बात, चलिए आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस उस पे करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाय बाय सभी को।